हेलो दोस्तों, एक बार ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस बाय कलीम सर के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे कि नहीं, मैं एक बार आप लोगों से फिर से कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और इसका पूरा लाभ लें। पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। लॉकडाउन का समय चल रहा है, बहुत जल्दी ही हम लाइव क्लास भी चालू कर रहे हैं जिसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो तीनों सब्जेक्ट मिलेगी। तो अगर आपको हमारी क्लास को ज्वाइन करना है तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स पर ज़रूर मैसेज करें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें जिससे हम आपसे कांटेक्ट करें, और आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको उस लाइव क्लास से आपको जोड़ेंगे जो कि अदर लाइव क्लास से बहुत ही कम फीस में रहेगा। तो आपको अगर लाइव क्लास करनी होगी और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हमारे अलग अलग फैकल्टीज़ होंगे जिसमें मैं फ़िज़िक्स वाला हूं, जैसे आप भी जानते हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, बायो के सभी अलग अलग फैकल्टीज़ होंगे। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और अपने नंबर को शेयर करें जिससे हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आप इसके क्लास का आनंद ले सकते हैं। बहरहाल हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न तक पहुंच गए हैं, न्यूमेरिकल तक, क्योंकि हमने लगभग थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा ओवर कर लिया, ख़त्म कर लिया है। अब आपके पास है न्यूमेरिकल। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। +9 इलेक्ट्रॉन +9 इलेक्ट्रॉन के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश क्यूब उपर्युक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग एक डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा +9e इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और +e इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 मीटर। हमने माना कि इसके कोई बिंदु O पर +Q जो चार्ज है, जो Q चार्ज तीसरा बिंदु आवेश जो कहा है उसको मैंने रखा। तो मान लिया कि यह माना कि +9e इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 8m मीटर से x को माइनस करना पड़ेगा, तो इसकी दूरी 8 - x हो जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने बताया है उस चीज़ को हम माना कि में लिख सकते हैं कि माना कि +9e से q की दूरी x है तथा +e से q की दूरी 8 - x है। तो हम क्या बता सकते हैं, +9e इलेक्ट्रॉन आवेश से Q पर लगने वाला बल उतना ही बराबर होगा जो +e आवेश से Q पर लगने वाला बल। आप देखें तो हम जानते हैं कूलाम का नियम F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन। तो यहाँ पर जब दोनों चार्ज, जब इसके बारे में बात करूँ तो Q1 9e हो जाएगा +9 और ये क्यूब, और जब यहाँ पर बात करूँगा तो ये +e और क्यूब हो जाएंगे अपॉन जो इनके डिस्टेंस है इनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखा 1/4πε0 Q मतलब 9e +9e इंटू क्यूब अपॉन r², मतलब डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिया है हमने, x, तो ये x² = यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q +e इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो Q और E के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया है, 8 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पर क्या बचा 9
अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, 9 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 8 माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। दो साइन होगा, एक प्लस साइन लेंगे और एक माइनस साइन लेंगे। तो प्लस साइन लिया तो 24 इज इक्वल टू प्लस एक्स है, उधर प्लस साइन लिया तो एक्स है, ये माइनस है, उधर गया तो प्लस 3x। और यहाँ पर जब हमने किया 24 इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस 3x। तो 24 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 12 मीटर, और 24 इज इक्वल टू 4x, तो 24/4 इज इक्वल टू 4 6 तो x इज इक्वल टू 6 मीटर। तो नॉट एक्सेप्टेड, ये मान एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्वयं ही 8 मीटर है तो 12 मीटर तो एक्सेप्ट हो गई है x की वैल्यू, इसलिए हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 6 मीटर होगा। अर्थात इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ पर संतुलित रहेगा, जब दोनों के बीच में वह 6 मीटर के डिस्टेंस पर वह आवेश होगा, तभी यह पूरा बैलेंसिंग होगा। तो आप एक बार अच्छे से कैलकुलेशन को देख लें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की कल्पना करो जबकि बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान दिया हुआ है। तो मैं कूलाम के नियम से, क्योंकि लगने वाला प्रतिकर्षण, इससे क्लियर हो जाता है कि दोनों आवेशों का जो चार्ज है, वो जो चार्ज है दोनों एक ही समान आवेश होंगे, इसलिए दोनों के मान सेम होंगे। तो हमारे पास कूलाम के नियम से ये जो मान दिया हुआ है, फॉर्मूला है, इसको हम रखते हैं और इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r, मतलब 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। f इज इक्वल टू 9 × 10⁻। अब देखिए हमने क्या करना है, 9 तो था 10 की पावर, देखो 1.6 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56 इंटू 10⁻9 है, और -19 -38 हो जाएगा, तो -38 हो गया, अपॉन 4 4 जा 16 हुआ और 15 दूनी 30 हुआ, तो 10 की घात 30। f इज इक्वल टू 9 × 2.56 इंटू 10⁻⁻, कितना बचा, 29। ये ऊपर नीचे का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +30, और नीचे में हमारा 16 रिमेनिंग बचा। f इज इक्वल टू, आप देख पाएंगे 9 × 2.56 इंटू 10⁻1 बचता है, क्योंकि 30 में -29 माइनस हो रहा है तो 1 पावर बच रहा है, अपॉन 16। यहाँ पर हमने क्या करना है, 9 × 256 को पूरा कंप्लीटिंग नंबर में लिया, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था तो मैंने 100 से गुना और भाग कर दिया, इंटू 10 इंटू 16 तो था ही था, हमने 0 से 0 को कैंसिल किया, तो f इज इक्वल टू 9 इंटू, ये हो जाएगा इस पूरे फॉर्मूला के साथ, जब 9 के साथ 250 को इतना हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करने से, अपॉन 10 इंटू 16, तो 10 से भी किया तो क्या हो जाए 230.4 अपॉन 16, तो f इज इक्वल। अब हम इसको भाग देंगे, 16 एकम 16, 23 में से 16 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 बचा तो हमने किसको उतारा, 0 को उतारा, 16 चौक 64
64, तो 6 बचा, 16 चौक 64, 6 बचा, तो हमने क्या लगाया, दशमलव लगाया और ये 4 को उतारा और 16 चौक 64 न्यूटन। अतः दो प्रोटॉनों के मध्य जो लगने वाला क्या है, प्रतिकर्षण बल है, वो 14.4 न्यूटन है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, देख लेंगे इसको आप लोग। इस टॉपिक के, इस चैप्टर के थोड़े से कुछ एक दो टॉपिक छूटे थे, जिसमें से एक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का कैलकुलेशन करना था। आपको दिख रहा है ये जो रेखाएं दिख रही है, पूरा एक समान विद्युत क्षेत्र है जिस पर कोई द्विध्रुव आघूर्ण AB को, जिसके आवेश धन Q और ऋण Q हैं, जिसे अक्ष के परितः थीटा कोण से मैंने घुमा दिया है। ये थीटा कोण से घुमा दिया है और इस द्विध्रुव की लंबाई है 2L। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी चित्र वर्णन है डायग्राम के बारे में। उसके बाद हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ से द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक समान परिमाण के दो बल दोनों विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, QE, और यहाँ पर भी दिखें, जो एक दूसरे के समांतर है और इनके परिमाण की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत है, जिसके कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो व्यंजक में हम इसके प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बारे में ही बात करेंगे। मैं चित्र वर्णन के बारे में फिर बता देता हूं। अगर पॉइंट वाइज हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिस पर कोई द्विध्रुव आघूर्ण AB रखा हुआ है, जिस पर धन Q आवेश और ऋण Q आवेश है। दूसरा, जब इसको थीटा कोण से इसको घुमाया के रखा जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2L है, तो इसके दोनों सिरों पर समान परिमाण के दो बल, किंतु इनकी दिशाएं विपरीत दिशा में एक दूसरे पर कार्य करती है, जो कि एक दूसरे के समांतर होती है। अब हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर, एक C पर A से लंब डाला, और लंब डालकर, क्योंकि इनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, क्योंकि प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला, प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एक बल गुना दोनों बलों के बीच की दूरी। तो टाउ इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं, एक बल QE इंटू दोनों के बीच की दूरी। तो ये जो है लंबवत दूरी है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, तो लंबवत है तो AC हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, तो हमको एक समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। समकोण त्रिभुज मैं यहाँ बना भी देता हूँ छोटा सा, ACB थीटा 90 डिग्री, ये 2L है, AB आपको पता है। तो लंबवत बोला है तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण AC अपॉन 2L, तो AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ये वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, समीकरण नंबर 1 में AC के वैल्यू को पुट करने पर, AC का मान रखने पर, जब हमने मान रखा तो क्या पाया, टाउ इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं द्विध्रुव बल आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण से P इज इक्वल टू 2LQ इज इक्वल टू P होता है, तो टाउ इज इक्वल टू 2LQ हमको दिखाई पड़ रहा है, तो हो जाएगा PE साइन थीटा। या सदिश रूप में अगर मैं इससे बात करूं तो हो जाएगा क्या,
टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से। अगर इसके कंडीशंस के बारे में बात करें, यदि यह विद्युत क्षेत्र, यह मतलब द्विध्रुव के बारे में बात कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, अगर यह विद्युत क्षेत्र के समांतर है पर एकदम पैरेलल रहेंगे तो कोई एंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब 0। तो ये कंडीशन समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू 0। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होगा, जब ये 0 एंगल पे रहेगा तो इस पर कोई भी प्रत्यानयन बल नहीं लगेगा। सेकंड कंडीशन, जब यह क्या हो, लंबवत हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा पी ई। अर्थात जब ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के जब लंबवत होगा तभी इसके प्रत्यानयन बल का मान अधिक होगा। तो ये था आपका व्यंजक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक। इसको भी आप देख लेंगे। एक टॉपिक और छूटा है, इसको बताता हूँ, फिर ये चैप्टर टोटली ओवर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसको हमने बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा था वैसा ही है। जब किसी द्विध्रुव आघूर्ण को, इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण को मानक स्थिति से उसकी वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो सेम वैसे ही है, तो मैं डायरेक्ट व्यंजक की तरफ मैं चलूंगा। यहाँ मानक स्थिति शब्द का जो प्रयोग हुआ है, मानक स्थिति का मतलब होता है π/2 या 90 डिग्री होता है, उससे वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो हमने डायग्राम पिछले व्यंजक में देखा था उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो हम देख सकते हैं उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा था, आपको पता है। तो हमने कहा कि डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो हमने कहा मानक, सेकंड कंडीशन, मानक स्थिति से वर्तमान अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। मानक स्थिति मतलब π/2 होता है, आपको पता है, और वर्तमान स्थिति का मतलब होता है थीटा होता है। अब यहाँ पर डी डब्ल्यू है तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, और पी ई साइन थीटा डी थीटा π/2, वर्तमान स्थिति का मतलब थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा π/2 और ये थीटा। W इज इक्वल टू पी ई, वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा के जगह में थीटा, माइनस थीटा के जगह में π/2 रखेंगे। तो माइनस को हमने बाहर कर दिया, कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। हम जानते हैं कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो हमारे पास बचा केवल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। ये होता है स्थिति। हम जो चूंकि जानते हैं किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। ये होता है स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। यदि हम इसकी स्थिति के तरफ चलें,
स्थिति के तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई, इसे कहेंगे सामान्य संतुलन की, स्थायी संतुलन की अवस्था। नेक्स्ट कंडीशन जब हम चलेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 या इसे ही कहते हैं मानक स्थिति, तो u इज इक्वल टू होगा माइनस पी ई कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0, तो स्थिति ऊर्जा का मान भी क्या होता है 0 होता है। और थर्ड कंडीशन में आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा पी ई, यही होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब होता है ये अस्थायी संतुलन की अवस्था में होता है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। ये था एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक था। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा आप देखा करें, लास्ट तक देखें और प्लीज़ अपने दोस्तों को सेंड करें और उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे वीडियो को देखने के लिए उन्हें बताएं। तो धन्यवाद।